हे एवरीवन, पाइथन फॉर क्लास 11th एंड 12th की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पाइथन आजकल की सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के सारे टास्क में बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। तो इन सब कामों में पाइथन ही क्यों इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी दो पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरीज़ जो कि है नंपाई और पाइथन पांडास। तो इस सीरीज़ में हम नंपाई के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम है कबीर कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको नंपाई का एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज़ नंपाई, हाउ टू इंस्टॉल इट ऑन योर सिस्टम एंड हाउ टू वर्क विद इट इन योर पाइथन। आज हम बात करेंगे नंपाई एरेज के बारे में और मैं आपके लिए इससे रिलेटेड कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑफ कोर्स सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यही है कि व्हाट इज़ नंपाई। अब ये नंपाई इज़ एन एक्रोनिम फॉर न्यूमेरिक पाइथन। तो इस न्यूमेरिक पाइथन के नाम से ये साफ साफ मतलब समझ आता है कि नंपाई कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस, इन सब कामों में यूज़ होता होगा। बट अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो नंपाई इज़ एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑफ पाइथन विच प्रोवाइड्स अस फंक्शंस फॉर फास्ट मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस ऑन एरेज एंड मैट्रिसेस। ठीक है, अब एरेज एंड मैट्रिसेस क्या होता है उसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि नंपाई को इस लाइब्रेरी को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे करना है ताकि हम इसको पाइथन में यूज़ कर पाएँ। अब अगर आप अभी 12th क्लास में आए हैं तो इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को प्लीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि पूरे 12th क्लास में बार बार हर एक चैप्टर में, अगर आप आईपी में हैं तो हाँ, हर एक चैप्टर में आपको एक नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे जैंगो में, कनेक्टर में भी, और मैटप्लॉटलिब, पांडास, और कंप्यूटर साइंस में भी इट इज़ वेरी यूज़फुल। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ध्यान से समझना अगर आपको अभी तक नहीं पता तो सबसे पहले हम CMD खोलेंगे या फिर कोई भी जो टर्मिनल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो फ्रेंड्स, अब इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ चेक करनी है कि जो हमारा पाइथन प्रोग्राम है वो सिस्टम के पाथ वेरिएबल में एडेड है या नहीं है। अब ये क्या है, जब आपने पाइथन प्रोग्राम इंस्टॉल किया था तो आपको याद होगा ऐसी कोई लाइन आ रही थी, ऐड पाइथन 3.72 पाथ। तो उसमें अगर आपने चेक बॉक्स में टिक किया होगा तो आपका पाइथन उसी टाइम पाथ वेरिएबल में ऐड हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी आपको तरीका बता देंगे। तो पहले हम देखते हैं कि नंपाई को इंस्टॉल कैसे करना है अगर आपका पाइथन पाथ में एडेड है। एक बार आप उसको चेक करने के लिए CMD में सिर्फ लिख सकते हो पाइथन। अगर आपकी पाइथन का शेल खुल जाता है तो मतलब आपका पाइथन पाथ वेरिएबल में एडेड है। अगर कोई एरर आता है या फिर नहीं खुलता तो मतलब आपको दूसरा तरीका करना पड़ेगा, जो अभी 1-2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे हम। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको बंद कर देता हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि नंपाई या फिर कोई भी लाइब्रेरी पाइथन के लिए हमें इंस्टॉल करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो देखो, पाइथन में कोई भी लाइब्रेरी, पैकेजेस वगैरह, इन सब को इंस्टॉल करने के लिए एक होता है पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम, PIP। ठीक है, इससे क्या होता है कि सारे जो पैकेजेस, लाइब्रेरीज पाइथन के लिए बने होते हैं, जो भी ओपन सोर्स होते हैं हमारे यूज़ के लिए, उनको इंस्टॉल करना, एक्सेस करना बहुत इजी है, क्योंकि सिर्फ एक कमांड में हो जाता है। एक कमांड में हो जाता है जो है पाइथन pip इंस्टॉल, और जो भी आगे हमारी उस लाइब्रेरी का नाम है, जैसे कि अभी अगर हमें नंपाई को इंस्टॉल करना है तो pip इंस्टॉल नंपाई। ठीक है, अगर आपका इसमें अभी मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो इसलिए ये लिखा आ रहा है, आपका पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगा और आपका नंपाई लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये इसके लिए, उनके लिए था जिनका पाइथन पाथ वेरिएबल में ऑलरेडी एडेड है, तो उनका डायरेक्टली हो गया। अगर आपका पाइथन पाथ वेरिएबल में एडेड नहीं है तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जहाँ पे भी पाइथन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में, उस पाथ को आप इसमें कॉपी पेस्ट कर देना। तो उसके बाद हम अगर ये कमांड लिखेंगे फिर वो वर्क कर जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि सबका पाइथन प्रोग्राम मोस्टली एक ही जगह पर होता है, लोकल डिस्क C यूज़र्स, जो भी यूज़र्स का नाम है आपके,
ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन 38। अब हम आ गए हैं अपने पाइथन फोल्डर के अंदर। उसके अंदर ये आप काफ़ी सारी फाइल्स देखोगे, फोल्डर्स देखोगे, उनमें से एक है स्क्रिप्ट्स। हमें सिर्फ स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें हमारा मेनली सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं। तो हम अब स्क्रिप्ट्स के अंदर आ गए, तो हमें इस डायरेक्टरी को या फिर इस पाथ को कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, और अब यहाँ पे आके लिखना है CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। अभी तक हम मेरे यूज़र्स वाली डायरेक्टरी में थे, अब हमें जिस डायरेक्टरी को हमने कॉपी किया है उस डायरेक्टरी में हम चेंज कर देंगे CD से। CD एक कमांड प्रॉम्प्ट का अपना कमांड है जिससे कि हम डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। अब हम इस डायरेक्टरी में आ गए जहाँ पे कि हमारा इंस्टॉलेशन होना है। तो पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम यहाँ पर थे ABC में, तो पर हमारा पाइथन यहाँ पर है इसके अंदर। तो इसलिए अगर आपका पाइथन पाथ वेरिएबल में एडिड नहीं होगा तो आपको पाथ डालना पड़ेगा CMD में। उसके बाद आप पाइथन इंस्टॉलेशन वाला लाइब्रेरी के लिए इंस्टॉलेशन वाला कमांड डाल सकते हो, तो आपका सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है। तो अब अगर आपको चेक करना हो कि आपने जो भी लाइब्रेरी या पैकेज अपने लिए इंस्टॉल किया है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है, कहाँ पर है, तो उसका भी एक तरीका होता है कि अगर आप अपना पाइथन शेल खोलते हो, फिर यहाँ पे फाइल ओपन, अब ये वही वाली जगह आ गई जो हमने 1 मिनट पहले देखी थी। अब यहाँ पे आप lib में जाओगे, लाइब्रेरी में भी, एंड वहाँ पे साइट पैकेजेस, और यहाँ पे ही आपके सारी लाइब्रेरीज पैकेजेस जो भी आपको इंस्टॉल करे होते हैं, जो भी आपने यूज़ कर रहे होते हो आप, वो सब यहीं पर होते हैं। तो अभी हमें देखना है numpy, और उसके साथ का एक और फोल्डर है numpy this। तो ये दोनों अगर आपके आ गए हैं तो मतलब सही से सब कुछ हो गया है। और उसको चेक करने के लिए आप पाइथन शेल में लिख सकते हो import numpy। अगर बिना किसी एरर के ये कमांड प्रोसेस हो जाता है तो मतलब आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब हम इसको यूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो हम पाइथन शेल में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, आप पाइथन शेल में करिए। मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको उसमें करके दिखाऊँ। तो मैं आपको एक चीज़ अभी से ही क्लियर बता देता हूँ कि मेरे चैनल का हमेशा से ये मोटिव होगा कि आपको बुक्स की लैंग्वेज समझानी है, आपको बुक्स का जो सारा बुक्स में मटेरियल लिखा है आपको वही थ्योरी समझानी है, पर बिना बुक्स के, प्रैक्टिकली दिखा के। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि कोई PPT ना बनाऊँ, कहीं पर लिख के ना आपको पढ़ाने के टाइप से ना पढ़ाऊँ, प्रैक्टिकली आपको समझाऊँ ताकि वो चीज़ आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए, आपको कुछ रटना ना पड़े कंप्यूटर में भी। तो अब हमारा असली काम शुरू होता है कि numpy को पाइथन में यूज़ कैसे करना है, इस लाइब्रेरी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या किस किस चीज़ पे हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये मैंने एक नई पाइथन की स्क्रिप्ट खोल रखी है जिसका नाम मैंने numpy रखा हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले इस लाइब्रेरी को numpy को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट numpy इसका एक कमांड होता है। और उसके बाद मेन चीज़ अब ये आती है कि एक होता है पाइथन एलियास, जैसे किसी इंसान का कोई निकनेम रख देते हैं हम उसको शॉर्ट में बुलाने के लिए, वैसे ही इन लाइब्रेरीज़ जो भी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं उनका भी कोई निकनेम रख सकते हैं, जिससे कि पूरे कोड में हम numpy लिखने की जगह सिर्फ उसका निकनेम रख सकें। यूजुअली हम लिखते हैं import numpy as np, numpy के लिए शॉर्ट हो गया np। अब जहाँ जहाँ पे भी हमें numpy यूज़ करना है हम उसकी जगह np लिख के काम चलेंगे। तो अब उसके बाद हम आते हैं कि इसमें क्या काम होगा। तो इसमें बेसिकली हमारे काम होते हैं एरेज़ के ऊपर। अब जिनके पास भी क्लास 12th में मैथ्स सब्जेक्ट है उनको पता होगा मेट्रिसेस, उन्होंने मेट्रिसेस पढ़े होंगे, तो एरेज़ भी मेट्रिसेस जैसा ही होता है, सेम ही ऑलमोस्ट। तो बाकियों के लिए मैं अभी बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से कि एरेज़ क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं कि एरेज़, इसमें एक एरे बनाते कैसे। एरे यूजुअली एक ग्रिड होती है वैल्यूज़ की, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम कमांड देखते हैं। तो मैं इसको वेरिएबल का नाम दूंगा array1, ARR1। उसका कमांड होता है np.array। उसके अंदर हम एक लिस्ट रखेंगे, एक लिस्ट की एरे बनाएंगे हम। तो हमने इनपुट करी एक लिस्ट 1 2 3 4 5 की। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट array1।
अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारी एरे आ गई 1 2 3 4 5। अब देखो लिस्ट में यहाँ पे थे 1, 2, 3, 4, 5, जैसे हम लिस्ट पाइथन में लिस्ट्स बनाते हैं, ठीक है। एरे अलग होता है, एरे सिर्फ एक ग्रिड होती है। तो अगर हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो अ नंपाई एरे इज़ अ ग्रिड ऑफ होमोजीनियस वैल्यूज़ विच आर इंडेक्स्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि होमोजीनियस बोल रहा है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम डेटा टाइप। जैसे कि पाइथन में हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, बूल, इंटीजर के लिए इंट, एक फ्लोट या फिर str स्ट्रिंग। तो वैसे ही नंपाई में भी डेटा टाइप्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम। तो डेटा टाइप होते हैं, तो जो भी इसमें वैल्यू डालेंगे एक एरे में 1 2 3 4 5, इन सब का सेम ही डेटा टाइप होना चाहिए। जैसे अभी तो मैंने सेम ही डाला है, मैं ये नहीं कर सकता था कि 1 और यहाँ पे डाल दिया ABC और यहाँ पे फ्लोट कोई नंबर, सबका सेम ही डेटा टाइप होना चाहिए। वो हम आगे देखेंगे अच्छे से जब हम और मेथड्स देखेंगे एरे बनाने के नेक्स्ट वीडियो में मे बी। सो अभी हम बहुत बेसिक किया है, हमने एक एरे बनाया है जिसको हम बोलेंगे 1D एरे। ये एक ही डायमेंशन है बस, जैसे किसी स्क्वायर की 2 डायमेंशंस होती है, रेक्टेंगल की 2 डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो बट इसकी एक ही डायमेंशन है, उसको हम बोलेंगे इसकी एक ही रो है, ठीक है। अब मैं आपको एरेज के बारे में थोड़ा बताता हूँ सही से। सो दीज आर एरेज, दिस इज़ 1D एरे, दिस इज़ 2D एरे, दिस इज़ अ 3D एरे। 3D एरे उससे ज़्यादा भी होते हैं, उनको बोलते हैं ND एरे। ND मतलब n डायमेंशनल, जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एरे। तो एक होते हैं n डायमेंशनल एरे, n की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो जनरलाइज हो गया। तो हमें अभी तक काम है 1D और 2D एरे से ही। 3D एरे बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है कि 1D एरे में क्या है, सिर्फ एक ही डायमेंशन है, ये वाली एक रो, ठीक है। अब 2D एरे में क्या है, एक रो, ये दूसरी रो और यहाँ पे 3 कॉलम्स, ठीक है। अब एक होते हैं एक्सिस, जैसे कि हमारे ग्राफ्स में एक्सिस होते हैं, तो वैसे ही इनमें भी एक्सिस होते हैं। जैसे कि हमें पता है पाइथन में हर चीज़ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 ऐसे। तो एक हो गया एक्सिस 0 और यहाँ पे ये वाला एक्सिस 0 और ये वाला एक्सिस 1, ठीक है। ये आपको देख के समझना पड़ेगा, ऐसे ही होता है। तो ये वाला एक्सिस इसमें 0, ये वाला एक्सिस 0 और इसमें ये वाला एक्सिस 1। अब आते हैं 3D एरे। तो 3D एरे क्या हुआ, जैसे आप मान लो रूबिक्स क्यूब होती है आपकी, या फिर कोई क्यूबॉइड होता है, उसकी 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो बस ये वैसा ही है, एनालॉजी समझ सकते हैं हम उसको, बट ये हायर लेवल का है थोड़ा। तो इसका क्या हो गया, एक एक्सिस ऐसा हो गया 0, एक एक्सिस ऐसा 1 और एक ये वाला एक्सिस 2, ठीक है। अब ये शेप, इंडिसेस, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी हम वापस अपने यूजेज पे जाते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं पाइथन में। तो जैसे हमने एक अभी 1D एरे बनाया था, वैसे ही अगर हमें 2D एरे बनाना है तो उसके लिए क्या कमांड होगा। कमांड हमारा सेम होगा, बस हमें क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है और उसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट डालनी है, या फिर जितनी भी हमें डायमेंशंस चाहिए, जितने भी हमें रोज़ चाहिए उतनी लिस्ट डालनी है। तो जैसे मैंने एक ये लिस्ट बनाई है, उसके अंदर एक और लिस्ट बनाऊंगा 1 2 3 4 और एक दूसरी वाली 5 6 7 8, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर मैं ये इसको हाईलाइट करूं तो ये एक लिस्ट है और उसके अंदर एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट ये वाली। तो अगर हम अब इसको रन करते हैं तो ये आ गई हमारी 2D एरे। इसमें हमारी 2 रोज़ हो गई और 4 कॉलम्स हो गए, ये वाली ये और ये रो हो गई, और ये 1 2 3 4 ये सारे कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गई 2D एरे। अब वैसे ही अगर हमें इसके अंदर 3 रोज़ चाहिए होती तो हम 3 लिस्ट डाल देते। ओके, सो गाइस अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी है। एक तो नंपाई क्या होता है, तो नंपाई क्या होता है, एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन की विच प्रोवाइड्स अस फंक्शंस फॉर फास्ट मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस ऑन एरेज, ठीक है। इसका मतलब समझ गए ना कि ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसको सब एक्सेस कर सकते हैं,
और उससे हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन या ऑपरेशंस कर सकते हैं एरेज़ के ऊपर। अभी हम एरेज़ के बारे में और पढ़ेंगे। और दूसरा हमने जाना कि एरे क्या होता है। तो एरेज़ क्या होते हैं? ग्रिड ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। ये होमोजीनियस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ग्रिड ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स इंडेक्स्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और हमने सीखा कि पाइथन में नमपाई को इंपोर्ट करके एरे बनाने का क्या तरीका होता है। हमने 1D एरे भी बनाई और हमने 2D एरे भी बनाई। अब हम देखेंगे धीरे धीरे कि कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंडिसेस क्या होते हैं, शेप, रैंक, टाइप, इन सब की मीनिंग अब हम धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। नाउ एन एरे हैज़ 2 components, elements and indices. So elements are the homogeneous values stored in the array. जैसे कि इसमें हमने किया था 1 2 3 4 5, तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए। और इसका हमने क्या बोला था कि इसका सेम डेटा टाइप होना चाहिए सबका। एंड इंडिसेस होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद द लोकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एरे एंड दे आर यूज टू आइडेंटिफाई और लोकेट एनी एलिमेंट। ठीक है, इंडिसेस क्या होगा? जैसे कि आप अपनी कोई स्कूल की फ़ाइल बनाते हो, तो उस फाइल में या फिर प्रोजेक्ट बनाते हो तो शुरू में आप इंडेक्स डालते हो एक, तो इंडेक्स में सीरियल नंबर जो होते हैं, तो वो जो सीरियल नंबर्स होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एसोसिएटेड टू द टॉपिक्स जो आपने अपने प्रोजेक्ट फाइल में कवर किए हैं। तो उस वैल्यू, जब आप उस वैल्यू के उस पेज नंबर पे जाते हो तो आपका वो वाला टॉपिक आ जाता है जो आपने स्पेसिफाई कर रखा था। वैसे ही एरेज में, लिस्ट्स में, पाइथन में, हर चीज़ में। तो अभी हम एरेज की बात कर रहे हैं, तो एरेज में इंडिसेस होते हैं जो कि हर एक वैल्यू के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको अगर हम टाइप करें और उसको प्रिंट करें तो हमारे पास वो एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से कहता हूँ, इंडिसेस आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद द लोकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एरे एंड यूज टू आइडेंटिफाई और लोकेट एनी एलिमेंट। ठीक है, सो इंडिसेस स्टार्ट विद 0। ये हमने लिस्ट्स में भी किया था, तो फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ से एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। अभी हमने एलिमेंट्स देखे थे अपने एरे में जो हमने क्रिएट किया था पाइथन में। अब हम इंडिसेस की बात करते हैं। तो जैसे कि 2D एरे की हम बात करेंगे तो उसमें एक एक्सेस था 0 और एक एक्सेस था 1। ठीक है, तो इनको बोलेंगे रो इंडेक्स, क्योंकि ये रोज़ होती हैं, ये सारी, ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली रोज़ होती हैं और वर्टिकल वाले कॉलम्स होते हैं। तो ये 0th रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो इंडेक्सेस 0 से शुरू होते हैं। अब आते हैं हम कि एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा। तो उसके लिए पहले 1D एरे की बात करते हैं। जैसे अगर ये 1D एरे है तो इसके एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 7 का इंडेक्स होगा 0, 2 का 1, 9 का 2 और 10 का 3। और 2D एरे की बात करें तो उनमें ऐसे होता है कि जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका इन दोनों को मिला के 0,0। ठीक है, इसकी बात करें तो 0,1, और इसकी बात करें तो 0,2। ऐसे ही कोई भी इंडेक्स, कोई भी एलिमेंट उठा ले तो उसका दोनों इंडेक्स को मिला के, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को मिला के उस एलिमेंट का इंडेक्स बन जाता है। तो ये होते हैं इंडेसेस। तो अभी हमने देखा था एक्सेस के बारे में शुरू में कि एक्सेस कितने होते हैं। जैसे कि 1D एरे में एक एक्सेस होता है, एक्सेस 0, 2D एरे में एक एक्सेस 0, एक एक्सेस 1, और 3D एरे में, जो कि हमारे ज़्यादा काम का नहीं है बट फिर भी, एक एक्सेस 0, एक 1 और एक 2। तो एक टर्म होती है रैंक। रैंक टेल्स द नंबर ऑफ एक्सेस एन एरे हैज़। जैसे कि इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इसका एक ही एक्सेस है। इसके 2 एक्सेस हैं तो इसकी रैंक 2, इसकी रैंक 3, ऐसे ही। रैंक का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, रैंक टर्म का मेन यूज़ होता है हमारे शेप टर्म का। अब ये शेप क्या होती है? देखो, जैसे इसकी शेप है 4। शेप बताती है कि ईच एक्सिस के अलॉन्ग कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। जैसे कि इसमें एक ही एक्सिस है तो इसके अलॉन्ग 4 एलिमेंट्स हैं, तो शेप हो गई 4। और कॉमा इसलिए है क्योंकि हम अभी 1D एरे के बारे में बात कर रहे हैं। 2D एरे के बारे में बात करते हैं तो कॉमा के बाद एक और वैल्यू भी आ जाती है, और इसमें सिर्फ एक ही एक्सेस होता है तो इसमें सिर्फ एक वैल्यू होती है। तो 2D एरे में क्या होगा? जैसे कि अब शेप में क्या होता है, हमेशा पहले रो होती है फिर कॉलम होती है। तो रोज़ इसकी कितनी है? 2 और कॉलम्स 3। ठीक है,
अब वो अलग बात है कि हम इंडेसेस को 0 1 2 0 से स्टार्ट करते हैं, बट नंबर काउंट करें तो 3 होंगी ना, और रोज़ 2, तो इसलिए 2 रोज़ 3 कॉलम्स, तो इसकी शेप हो गई 2,3। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते थे कि एक्सिस 0 के अलॉन्ग इसके 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 हो गया यहाँ पे, और एक्सिस 1 के अलॉन्ग इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया। दोनों तरीके से चलेगा। ऐसे ही इसकी शेप 4 3 2, ये हमारे अभी ज़्यादा काम का नहीं है, ये दोनों ही हैं मेन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो शेप की अगर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊँ तो इट इज़ अ टपल ऑफ इंटीजर्स which tells us how many elements are there in an array along each direction या फिर along each axis। अब एक और टर्म होती है आइटम साइज़। अब आइटम साइज़ क्या है, जैसे कि इसके अंदर जो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आइटम्स भी कह सकते हैं उसके अलग अलग। तो इसके 5 आइटम्स हैं, तो आइटम साइज़ क्या हो जाएंगे कि इनका बाइट्स में क्या साइज़ है, जो मेमोरी लोकेशन इनकी जो स्टोर होती है तो उनमें इसका कितना साइज़ है बाइट्स में, तो वो एक तरह से पूरे एरे का साइज़ बता देता है। क्योंकि हमें पता है कि डेटा टाइप का पर्टिकुलर एक साइज़ होता है जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, और हमें ये भी पता है कि एरे में हमेशा होमोजेनियस वैल्यूज़ होती हैं जिनका सेम डेटा टाइप होता है, तो इसलिए सब पूरे एरे का सेम ही आइटम साइज़ होगा हर एलिमेंट का। तो आइटम साइज़ टेल्स अस द साइज़ ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे इन बाइट्स। तो मतलब किसी का भी एक का भी आइटम साइज़ बताऊँगा तो वो सबका बता देगा। फिर आता है डेटा टाइप, which tells us the data type of each and every element as all elements are homogeneous। ठीक है, ये तो हम बहुत देर से बार बार बोल चुके हैं। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि डेटा टाइप अगर हम एक एलिमेंट का पूछेंगे तो वो हमें पूरे एरे का डेटा टाइप बता देगा। तो गाइस numpy में हमारे पास किसी भी एरे का डेटा टाइप जानने का एक फंक्शन होता है जो कि होता है एरे नेम। जैसे हमारे पास है array1 डॉट डेटा टाइप के लिए डी टाइप, तो इस फंक्शन को हम यूज़ करके प्रिंट करते हैं तो हमारे पास आ गया 832। अब ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं numpy के, जैसे पाइथन में इंट फ्लोट ये सब होते थे, तो ये सब आपको टेक्स्ट बुक में देखने होंगे। एक टेबल होती है, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक टेबल है जिसमें कि सारे डेटा टाइप्स numpy के होंगे, तो उनमें से एक होता है 832। तो ये हमारा डेटा टाइप यहाँ पे आ गया जो भी एरे की। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था कि एरे के सारे एलिमेंट्स होमोजीनियस होते हैं, तो अगर आप एरे का डेटा टाइप बोलोगे तो वो सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप बता देगा क्योंकि वो सब सेम ही होते हैं। अब हमारी एरे से रिलेटेड सारी टर्म्स तो कवर हो गई हैं, बस लास्टली हमारे पास एक कमांड होता है टाइप, वो तो सबको पता ही होगा हमको जिन्होंने 11th में पाइथन पढ़ा है। सो टाइप के अगर हम किसी भी एरे का नाम लिखेंगे तो वो उसका टाइप बता देगा, क्लास numpy.ndArray। तो बस यही हमारा फाइनल टर्म। तो दोस्तों अब जाने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ जो कि है आपके पाइथन आइडल के बारे में, जो आपका शेल होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा पाइथन जो शेल है वो नॉर्मल आप लोगों के जैसा नहीं होगा, मैं क्योंकि डार्क मोड यूज़ करता हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह डार्क मोड यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑप्शंस में जाके कॉन्फ़िगर आइडल पे क्लिक करें और यहाँ पे हाइलाइट्स में आइडल, यहाँ पे हमारे पास 3 थीम्स होते हैं, आइडल क्लासिक, डार्क और आइडल न्यू। ये जो क्लासिक और न्यू है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यहाँ पे आप आइडल डार्क पे करके अप्लाई करेंगे तो आपका डार्क हो जाएगा। पर अगर आपको क्लासिक मोड ही सही लगता है तो ऑल राइट, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप अपने कोड का भी कलर चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे चूज़ कलर फॉर नॉर्मल कोड और टेक्स्ट, या फिर आप डायरेक्टली ये अलग अलग टाइप के हमारे कोड्स होते हैं, जैसे कि अगर डेफ होता है तो वो ऑरेंज कलर का होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये ब्लू से कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ऑल्सो आप यहाँ पे जाके अपने लिए नए फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप पुराने फ़ॉन्ट से बोर हो गए हो। यहाँ पे आप अपने कोड का साइज़ भी चेंज कर सकते हो अपने आप प्रेफरेंसेस के अपने अकॉर्डिंगली, आप सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो ताकि आपको कोडिंग करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए।
दोस्तों numpy सीरीज़ की ये पहली वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग ND एरेज एंड कंपेयर करेंगे लिस्ट्स एंड एरेज को। अगर आप आज यहाँ से कुछ भी सीख कर जा रहे हो और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना। और अगर आपको कोई भी चीज़ ठीक से समझ ना आई हो या फिर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को क्लियर कर पाऊँ। लास्टली, अगर आप चाहते हो कि मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना करो और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में आप अच्छे से पाइथन को सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पाइथन फॉर क्लास 11th एंड 12th को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।